प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आज उपस्थित हूँ आरंभ के साथ। और आज हम जिनको लेकर उपस्थित हुए हैं, हमारे सेट पर हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सेवाराम त्रिपाठी जी, जिन्होंने इस आरंभ अनुष्ठान को एक नाम दिया। और आरंभ अनुष्ठान को अब उनके माध्यम से उनके प्रथम वीडियो में ही हम आज सुनेंगे और तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे कि कविता क्यों लिखनी चाहिए, कविता के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए, कविता में कॉपीराइट एक जो बड़ी समस्या है वर्तमान में, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही और भी तमाम विषय हैं जिनको लेकर हम आज आदरणीय डॉक्टर सेवाराम त्रिपाठी जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनको जब कविता लिखना हुआ, कविता को लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, कैसे वो कविता के क्षेत्र से जुड़े। एक प्राध्यापक होने के साथ ही उन्होंने कैसे कविता के क्षेत्र में अपना संघर्ष जारी रखा, उनके जीवन के क्या क्या संघर्ष थे, उनके जीवन के क्या आयाम थे, क्या उद्देश्य थे। तो आइए इन्हीं तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में कविता का क्या अर्थ है, कविता किन मायनों में यथार्थ को प्राप्त होती है, कविता का वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए, कविता क्या है और क्यों लिखी जानी चाहिए, सबसे बड़ा जो प्रश्न है। तो नमस्कार सर, मैं अभिनंदन करती हूँ सर आपका आपके ही चैनल पर, क्योंकि यह नाम आरंभ आपके ही द्वारा प्राप्त हुआ, आरंभ को एक पहचान प्राप्त हुई। सबसे बड़ी समस्या होती है नामकरण की, जिसको लेकर मैं प्रायः परेशान थी और लंबे समय से परेशान थी। ये मान के चलिए कि मेरा जो ये चैनल को लेकर था, तो 2020 से जब मैं प्रतियोगिताएं आयोजित कर रही थी, तब से मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि मैं एक ऐसा मंच तैयार करूं जिस पर कविता की बात हो, कविता से जुड़े लोग हों, वास्तव में कविता क्या है इसको समझें। तो मैं हृदय से स्वागत करती हूँ सर। और आज साथ ही हम जानेंगे कि सर का जीवन का संघर्ष क्या था, ये जानने का अवसर मिलेगा और उनसे जुड़ी तमाम बातें सर के मुख से ही। प्रणाम सर, स्वागत। क्रांति जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद पड़ता है कि एक बार आपने प्रश्न उठाया था कि मुझे इस संस्था का नामकरण करना है। जी सर, निश्चित रूप से। तो उस सिलसिले में मैंने बताया भी था कि पहले तो हमें ये अपने दिमाग में स्पष्ट रखना चाहिए कि हम कोई भी संस्थान जो निर्मित कर रहे हैं या कोई भी चीज जो निर्मित कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। निश्चित रूप से। आपने कहा कि मैं चाहती हूँ कि कविता पर प्रश्न हो, कविता को हम कैसे समाज तक ले जाएं और समाज कैसे कविता तक आए। तभी मेरे दिमाग में अचानक प्रश्न आया और मैंने सोचा कि इसका नाम आप आरंभ, प्रारंभ या समारंभ, जैसा भी आप चाहें। हाँ सर, तीन नाम मैंने जी आपको सुझाए थे। जी सर। दरअसल आरंभ का मतलब होता है कि हम शुरू कर रहे हैं, निश्चित रूप से। हम एक नया आगाज दे रहे हैं और नई चेतना के लिए हम सबको चुनौती भी दे रहे हैं और उस चुनौती में हैं भी। तो मैंने तो इसी उद्देश्य से ये नाम आपको 2-3 सुझाए थे और आपने अंत में आरंभ उसका नाम स्वीकार किया था। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। कुछ कार्यक्रमों में मुझे आपके यहाँ जाने का भी अवसर मिला। जी सर। ठीक है कि किसी आयोजक के मन में या किसी प्रारंभकर्ता के मन में क्या योजनाएं हैं, उनको बताने के बावजूद भी जो उससे जुड़ते हैं वो पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं, वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। तो उसी तरह है कि कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। हमारा जो ये पूरा परिदृश्य है, जो जीवन है, और इस जीवन से बहुत सारी संस्थाएं बनती हैं। इसी जीवन से कानून भी बनता है, राजनीति भी बनती है, समाज नीति भी बनती है, धर्म नीति भी बनती है, पढ़ाई लिखाई और देश दुनिया का जितना ज्ञान विज्ञान है इसी से बनता है। मैं समझता हूं
कि हमारे समाज की और राष्ट्र की और देश दुनिया की पहली इकाई परिवार है। परिवार है तो समाज है, समाज है तो शिक्षा है, समाज है तो राजनीति है, समाज है तो धर्म नीति है, कानून है। उसको हम लोग दूसरे संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि राजनीति के लिए मनुष्य नहीं बना, ना समाज बना है। समाज के लिए राजनीति है, समाज के लिए शिक्षा है, समाज के लिए धर्म नीति है, उद्योग व्यापार जितनी भी चीजें हैं समाज है, इसलिए है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। वो इसलिए कि हमारे समाज में जो घटता है ये समाज से कोई अलग चीजें नहीं है। राजनीति हो, धर्म नीति हो, अर्थनीति हो, समाज से अलग नहीं। इनके पूरे परिदृश्य में जो भी घटता है वो हमारे समाज में आता है और समाज से ट्रांसफर होके वो साहित्य में चला जाता है। लेकिन वो मात्र दर्पण नहीं होता है, साहित्यकार उसमें कुछ अलग से प्रयत्न भी करता है। वो केवल शीशा नहीं दिखा रहा है, वो समाज में जो घट रहा है उसके ऐब भी दिखाता है, अच्छाइयां भी दिखाता है। इसको इस अर्थ में भी समझ सकते हैं कि लोगों ने आलोचना का अर्थ समझ लिया है बुराई। आलोचना मात्र बुराई नहीं है, अच्छाई और बुराई का सम्यक विश्लेषण जो करता है वही आलोचना है। ये बहुत सामान्य अर्थ है जो हमारे समाज में या कुछ अनपढ़ लोग या गैर समझ लोग कर देते हैं कि वो हमारी आलोचना कर रहा था। तो एक तो ये बात साफ होनी चाहिए कि आलोचना का मतलब मात्र बुराई नहीं। एक और प्रश्न इसी से उठा, कविता और जीवन। जब से जीवन है तब से कविता है। एक आदिम विधा है कविता, और कविता में सब कुछ को बांध लेने की, समझ लेने की, प्रकट करने की क्षमता है। दुनिया में न जाए तो कम से कम अपने देश में वाल्मीकि की घटना को हम विस्मरण नहीं कर सकते कि टोंच पक्षी का एक जोड़ा किल्लोल कर रहा था और एक बहेलिये ने तीर चलाया और एक जोड़ा मारा गया, एक उसमें मारा गया और वहीं से कविता फूटी। तो कविता का संबंध हमारी संवेदनशीलता से, हमारी करुणा से और हमारे मनोभावों से और विचारों से भी। कविता मात्र मनोरंजन की चीज नहीं है, कविता मात्र उत्सव की चीज नहीं है। कविता में शामिल होता है जीवन का उत्सव। लेकिन जो हमारे समाज में घटता है, जो हमारे जीवन में घटता है, उसका प्रतिरोध भी कविता करती है। इधर मैं कई वर्षों से देख रहा हूं कि कविता में प्रतिरोधक क्षमता या तो खत्म हो गई है या बहुत कम हो गई है। और एक चीज और बहुत साफ समझने की है, राजनीति की अपनी अलग राजनीति होती है, लेकिन साहित्य की भी राजनीति होती है। इसको लोग भूल रहे हैं कि साहित्य की कोई राजनीति नहीं। साहित्य की राजनीति यह है कि आम जन जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो समस्याओं से घिरे हुए हैं, उनका हम कविता में सामना करें, बताएं, जो गलती कर रहे हैं उनको बताएं कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ये उसकी राजनीति। तो जो क्षुद्र राजनीति, छोटी राजनीति वालों की होती है या धर्मनीति वालों की होती है, उससे कविता की या साहित्य की राजनीति बहुत बड़ी होती है, सब कुछ घेरे में ले लेती है। इसलिए करुणा कविता के लिए बहुत जरूरी चीज है या उपकरण। और करुणा है तो हमारे भीतर संवेदना भी होनी चाहिए। संवेदना नहीं तो कविता मात्र विचार नहीं,
कि आप पंक्तियों को जोड़ दें तो कविता हो गई, ऐसा नहीं होता। जब तक आपके पास करुणा नहीं है, संवेदना नहीं है और गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है, तब तक कविता नहीं लिखी जा सकती। यथार्थ है सर। कविता आनंद भी है, लेकिन कविता प्रतिरोध भी है। कविता वाहवाही नहीं है, कविता एक दर्पण भी दिखाती है समाज को, देश को, दुनिया को और जीवन को। तो कविता की बहुत बड़ी भूमिका है। खेद के साथ कहना पड़ रहा है, वजहें बहुत सारी हैं। हम कविता की भूमिका को बहुत छोटा कर रहे हैं। माना कि कविता से मनोरंजन भी होता है, लेकिन कविता से समस्याओं से लड़ना भी सिखाया जाता है, गलत करने वाले का प्रतिरोध करना भी सिखाया जाता है और आगे के विकास के रास्ते भी तय किए जाते हैं। केवल बुलेट ट्रेनें चला देना, प्रूफ या स्मार्ट सिटियां बना देना या फ्लाईओवर बना देना, ये समाज के लिए पर्याप्त नहीं है। समाज के लिए पर्याप्त ये है कि युवाओं को रोजगार मिले, ठीक से पढ़ाई हो, लोगों के आदर्श खत्म हो गए। जो पहले आदर्श हुआ करते थे, हम वैज्ञानिकों से, चिंतकों से, दार्शनिकों से, अपने गुरुओं से बहुत आदर्श सीखते थे। अब जब उनमें ही नहीं बचा तो आदर्श कहाँ रहेंगे। नैतिक शिक्षा के माध्यम से हम अपने विद्यार्थी को या समाज को शिक्षित नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम स्वयं आचरणवान न हो। तो आचरण का जो क्षरण है, जो देश दुनिया में हो रहा है, हमारे समय में हो रहा है, हमारे समाज में हो रहा है, इस पर प्रश्न उठाने वाले लोग बहुत कम बचे। ये कविता की सबसे बड़ी चिंता है। कविता क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में उलझी रहेगी, या कविता को मनुष्यता की उन मंजिलों को पार करना है जहां वो कह सके कि ये सब बराबर है। और तभी हमारे ऋषियों ने कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम। वो वसुधैव कुटुंबकम केवल कहने भर के लिए ना हो, वो हमारे आचरण में भी हो। तो वो हमारे राजनीति से खत्म हुआ, धर्मनीति से खत्म हुआ, लोगों से खत्म हो रहा है, समाज से भी धीरे धीरे विदा हो रहा है। और हालत ये पहुंची है कि कविता तक उसकी लंबाई चौड़ाई पहुंच गई है। हम मंथरा की तरह हो रहे हैं कि मूंद हुआ कतों को नहीं, आंख मूंद लिए कहीं कोई नहीं। कविता या साहित्य समाज में अंधेरे के खिलाफ लड़ते हैं और उजाले का प्रयास करते हैं। तभी कहा गया था तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो। अब उल्टा हो रहा है, हम ज्ञान से अज्ञान की ओर आ रहे हैं, हम प्रकाश से अंधेरे की तरफ। और ये एक नया संकट पैदा हुआ है, और ये संकट है हमारी दृष्टि का, हमारे समय और समाज को ठीक से न पहचानने का। अब इसी को मैं और विस्तार दूं तो इतनी कविताएं लिखी गई हैं। आज मैं केवल कविता पर केंद्रित करता हूं इस बात को। साहित्य की विधाएं बहुत सारी हैं, चाहे आप जिस विधा से जाइए पहुंचेंगे आपको। इतने धर्म हैं, चाहे जिन धर्मों से जाइए आप एक ही जगह पहुंचेंगे, वो धर्म है मनुष्यता। तो चाहे वो रूस का कवि लिख रहा हो, चाहे चेकोस्लोवाकिया का लिख रहा हो, या अमेरिका का लिख रहा हो, या चीनी लिख रहा हो, या फ्रांस का लिख रहा हो, या हमारी भारतीय भाषाओं में, बंगला में, उड़िया में,
तमिल में, तेलुगु में, हिंदी में, चाहे जिसमें लिख रहा हो, उसकी एक चिंता रहती है कि हमारे समय में जो दुख हैं, कविता तो दुखम से सुखम की ओर जाने का एक मार्ग है, एक प्रयास है, एक संभावना है, कोशिश। दुख से सुख, ये हम जीते इसलिए हैं दुखों से लड़ सकें और सुखों को पा सकें। ये चिंता हमें आप सबको होनी चाहिए कि 2 लाख की वेतन पाने वाला भी टूटा हुआ और दुखी है। वो इसलिए है कि उसके पास कोई मॉडल नहीं बचे, कोई आदर्श नहीं बचे। कोई मंदिर या मस्जिद बनवाने से हमको रोजगार नहीं मिलेंगे। मंदिर मस्जिद बनवाने से आदमी का स्वास्थ्य नहीं ठीक हो जाएगा। जब तक वो संस्थान नहीं होंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। युवाओं को मोबाइल मिलने से नौकरी नहीं मिल जाएगी। वो पढ़ेंगे और रोजगार उनको मिलेगा, उनके बाल बच्चों का, परिवार का पेट चलेगा, तभी उनके जीवन में प्रकाश होगा, नहीं तो अंधकार छाया रहेगा। एक नया संकट हमारे सामने पैदा हुआ है। अब इस संकट को हमारे कितने कवि जानते हैं, या बहुत सारे जानते हैं तो ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ऐसा नहीं होता। कोई एक निश्चित ध्येय आपको बनाना ही पड़ेगा। बहुत सारे प्रश्न हैं कि कविता का संघर्ष कहां कहां से होता है। बच्चों की क्रांति है और ये जानती है और बहुत सारे आयोजन करती है, तो इसे पता है। लेकिन कविता से कई तरह से लोग जुड़ते हैं। अभी मैं चर्चा कर रहा था कि कभी कभी हम इतने फोटो खींचते हैं, उनका जीवन में दोबारा कभी कोई इस्तेमाल नहीं होता है, ना कोई उसका प्रिंट आउट होता है। तो वो भी पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत ही है। अरे जो खींच लिया 2-4 उनको प्रिंट ले लीजिए। और कविता केवल यहाँ पर नहीं लिखी जा रही कि हिंदी में लिखी जा रही हो, तमाम भारतीय भाषाओं में, तमाम भारत की उपभाषाओं में, तमाम क्षेत्रीय बोलियों में लिखी जा रही है। यहाँ तक कि देश दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, ऐसी भाषा नहीं है जिसमें कविता ना लिखी जा रही। सबका एक उद्देश्य है कि हमारे समाज को लाभ मिले, उसकी समस्याएं, वो समस्याओं से मुक्त हो और आगे विकास करे। ये कविता का निश्चित उद्देश्य है। इसलिए कविता उत्सव हो भी सकती है, लेकिन कविता मात्र उत्सव नहीं है। ये मैंने पहले क्रांति से इस बात को बताया था कि कविता मात्र उत्सव नहीं है। उसको उत्सव हम रचे अलग बात है, लेकिन कविता से हम जीवन के उन कारुणिक प्रसंगों को, उन त्रासद प्रसंगों को भी देखें, अनुभव करें और जहां भी गलत हो रहा है उसका प्रतिरोध भी करें। निश्चित रूप से यदि कविता प्रतिरोध नहीं करती है तो वो चारण काल में पहुंच जाती है। जैसे पुराने जमाने में बंदी जन हुआ करते थे और वो बिरदावलियां पढ़ते थे। निश्चित रूप तो से कविता की जो जन संबद्धता है या उसका जो जुड़ाव है आम जन से है, आम जन की समस्याओं से। धर्म बहुत बड़ी क्रांति लेके आया था हमारे देश में, क्या पूरी दुनिया में। लेकिन जब वो पाखंड में बदल गया तो क्रांति में तो चाहता हूं कि कविता पाखंड में न बदले। निश्चित रूप से ये मेरी गुजारिश है कि कविता को हम पाखंड में न बदलने दें कि कोई भी आए और कुछ भी सुनाए, वो कविता नहीं पर हो, वो कविता नहीं होती है। जैसा तुमने एक प्रश्न किया कि एक ऐसा वर्ग भी आया है जो 4-6 लोगों की कविताओं को जोड़ जाड़ करके और एक नई कविता रच देता है। ये तो वो बहुत तो कविता की हत्या कर रहा है बहुत आया और उन लोगों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। क्योंकि जब उत्तर आधुनिकता आई थी या पोस्ट मॉडर्न जिसे कहते हैं, तो उसने यही किया था। उसने कहा इतिहास का अंत हो गया है, मनुष्य का अंत हो गया है, विज्ञान का अंत हो गया है। जब सबका अंत हो जाएगा तो मनुष्य कहाँ बचेगा? बहुत बड़ा प्रश्न है। हम भाषा के लिए कविता नहीं लिखते हैं,
यथार्थ है सर। कोई भी कवि भाषा के लिए कविता नहीं लिखता है, वो कंटेंट के लिए, विषय के लिए उसको भाषा की जरूरत पड़ती है। भाषा एक बहुत बड़ा उपकरण है और उस उपकरण को साधने के लिए हम इसी रूप में साध सकते हैं। और जिस कवि में या जिस भी लेखक में या साहित्यकार में साहस नहीं होगा, डरा हुआ होगा, वो कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है और वो उनका तो कुछ कर ही नहीं सकता, अपने लिए नहीं लड़ सकता है। निश्चित रूप से सर। तो सबसे पहली लड़ाई हमें, मैं कहा करता हूं, कई बार लोग कविताएं सुनाते हैं, मैं मलेशिया के बारे में लिख रहा हूं, मैं रसिया के बारे में लिख रहा हूं, मैं यूक्रेन के बारे में लिख रहा हूं। मैं उनसे निवेदन किया करता हूं कि पहले अपने घर परिवार के बारे में लिखो। तुम्हारे घर के सामने जो नीम का पेड़ खड़ा है या आम का पेड़ खड़ा है, उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? बरसात से हमारे क्या रिश्ता? देखिए, बरसात पर इतनी कविताएं हमारी दुनिया में है, हर भाषा में, क्योंकि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी सहचरी है। प्रकृति है तो हम है, हमारे कारण प्रकृति नहीं है। हम तो आने जाने लोग हैं, हम लोग आएंगे जाएंगे। जैसे सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन मनुष्य के मूल्य कभी आते जाते नहीं है, वो स्थिर रहते हैं और एक बहुत बड़ी कमाई है। तो कहे कि ये फलानी राजनीति नहीं रहेगी तो देश नहीं रहेगा ना। कोई भी मुल्क का प्रधानमंत्री हो, चाहे जब रहा हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हो या इंदिरा गांधी रही हो, यदि यहां का उदाहरण दें, देश उनसे नहीं था, वे देश है इसलिए उसके लिए उनको जीना पड़ता था, उसके लिए बदलाव करने पड़ते थे। आज तो ऐसे जब हमने डेमोक्रेसी चुना था देश में, तो उसमें सारे लोग शामिल होंगे। महिला और पुरुष का वोट अलग है, गरीब और अमीर का वोट अलग है, कम पढ़े लिखे और अंगूठा देने वाले का, बहुत पढ़े लिखे का, सबका वोट एक बराबर है। इसलिए जो तमाम तुलनाएं की जाती हैं, ये है तो ये कैसे रहेंगे, अरे क्यों नहीं रहेंगे? हम यदि अपने तपोवन की बात सुनते हैं, गुरुओं की बात सुनते हैं, तो सिंह और सब एक साथ रहते थे। माना को अप्राकृतिक है, मैं उसको बहुत प्राकृतिक नहीं मानता हूं, लेकिन यदि आपके पास आचरण है, आपके पास संवेदना है, तो बहुत सारी चीजों को आप रच सकते हैं, एक नया स्वर्ग भी आप बना सकते हैं। क्रांति ने एक प्रश्न उठा था कॉपीराइट का। देखिए, कानून बनते जाते हैं, लेकिन कानूनों का उल्लंघन उतना ही ज्यादा होने लगता है। भरी संसद में किसी को गाली दे देना, ये हमारे संविधान ने नहीं सिखाया, लेकिन हो रहा है। तो ये मनोविज्ञान पर हमारे निर्भर है। कॉपीराइट हमने ले लिया, फलाने का लिखा हुआ है, लेकिन उसको दूसरे पैटर्न में वो ले गया और लिख दिया, तो क्या कर लेगा कोई? कॉपीराइट तो कुछ लोगों के लिए होता है जो समझदार है। ताला और चाबी के जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो शरीफ लोगों के लिए करते हैं। जो शरीफ होंगे, ताला चाबी लगाए तो नहीं खोलेंगे, लेकिन बेईमानों के लिए, चोरों के लिए ताला चाबी का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए कॉपीराइट का भी जो मूल्य है, वो जो अच्छे लोग हैं वो कॉपीराइट को मान लेंगे, लेकिन बाकी लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये उस पर निर्भर होता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो तुमने मेरे सामने रखे थे और मैंने उनका उत्तर देने की कोशिश की। क्या मुझे अपने बारे में कुछ बताना है? निश्चित रूप से सर, हम सभी जानना चाहते हैं। बहुत कठिन प्रश्न होता है अपने बारे में कुछ चीजें बताना। आप लोगों ने सुना होगा कि एक आत्मकथा होती है, जिसे कोई आदमी लिखता है। लिख तो हो रहा है ना, वो झूठ भी तो बोल सकता है। कितनी आत्मकथाएं मैंने पढ़ी हैं जिसमें उन लोगों ने अपने को इतना महिमा मंडित किया है
लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने आत्मकथा नहीं लिखी। वो मुगल सराय से और बनारस पढ़ने आते थे तो एक पैसे नहीं होते तैर के जाते थे वो आदमी जिसका प्रधानमंत्री बना था। केवल चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, वो भी बन सकता है जिसके पास चाय बेचने का भी कोई सामान नहीं। कविता की जो यात्रा है वो मात्र मनोरंजन के लिए नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको जिंदगी में मिलेंगे या देख रहे होंगे जिन्होंने वेद नहीं देखा, संहिताएं नहीं देखी, लेकिन वहां भी वो दुहाइयां उसी की देते। तो ईश्वर के बारे में जो है ना कि जो हम नहीं जानते वो ईश्वर है और जो जानते हैं वो क्या है, एक प्रश्न उठता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। कविता का जो सामना होता है वो समय से होता है, समाज से होता है, उसके दुखों से होता है, उसके सुखों से होता है, इन सारी चीजों से उसका होता है। लेकिन कविता मात्र उत्सव नहीं है। जान तुम्हें हो। तो हम उस कविता की बात करते हैं कि जो कविता को जान ले वो कविता में या जीवन में हो जाए। वो कारखाना लगभग बंद हो गया है, वो संवेदना लगभग खत्म होने की कगार पर है। एक संकट ये पैदा हुआ। तो अभी जैसे क्रांति ने एक सवाल रखा था कि बहुत सारे कवि ऐसे पैदा हो गए हैं, पहले भी थे लेकिन कम थे, अब तो बहुत आयत है। पहले झूठ बहुत कम था, अब तो सत्यनारायण की कथा पढ़ी जाती है दोपहर में। यदि कोई सब इंस्पेक्टर की पत्नी है कथा पढ़ती है और वो शाम को एक 60-70 हजार की घूस ले लेता है, तो सोचता है अंतर्विरोध देखिए, कंट्राडिक्शन वो देखिए कि सत्य का व्रत रखना। अब वो सत्यनारायण है कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूं। सत्य उसमें कहीं नहीं, केवल एक कथा है कि सत्य का उसने नहीं माना, इसका ये होगा, ये ललता हो गई, ये फलाना हो गया, ये दिमागा हो गया और उसका वहां ये गायब होगा। और जैसे ही उसने प्रसाद ग्रहण किया उसको संभल गया। तो एक वो चीज है, लेकिन एक पक्ष ये भी है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो कविता में कॉपीराइट भी ला देने के बाद भी हम क्या कविता को बचा सकते हैं, एक संकट है। मैं बहुत छोटे से गांव का, और मेरे ख्याल से हम लोग छोटे छोटे गांव से आए हुए लोग हैं। ये ठीक है कि हम बड़े आदमी नहीं रहे हैं। बड़ा आदमी कोई होता नहीं है। बड़ा आदमी अपने गुणों और आचरण से बनता है। पहले सादा जीवन उच्च विचार हुआ करता था, अब उच्च जीवन निम्न विचार हो गया। ये परिवर्तन हुआ है, ये कंट्रास्ट हुआ है। ये उच्च जीवन, अरे बड़े बड़े आलीशान जगहों में रहते हैं और झूठ बोलते, घूस लेते हैं। कोई हिंदुस्तान में कोई संस्था ऐसी नहीं बची है, कोई आदमी नहीं बचा है जहां बिना लेन देन के वो काम हो जाए या कर ले, या किसी को पता हो तो मुझे बताए, मैं वहां तक जाना चाहता हूं। है नहीं ऐसा। तो मैं बहुत छोटे से गांव, मेरा गांव, और जब मैं पैदा हुआ था तो मुश्किल से 150-200 लोगों की आबादी वाला गांव था। बहुत छोटा, बहुत अविकसित गांव। आज संख्या बढ़ी है तुम्हारी, 500-600 हो गई होगी। इधर ही अंतर आया है। हाँ, लेकिन एक चीज मुझे लगता है कि तब आचरण बड़े थे। अब चरण भले बड़े हो गए हों, लेकिन आचरण बहुत छोटे हो गए। और गांव में पढ़ा हुआ कोई लड़का इस दौर में मैं नहीं देख पा रहा हूं कि वो जल्दी नौकरी पा जाता हो। जो पहले लोग निकल आए थे उन्हीं के बाल बच्चे आगे जा रहे हैं। तो मैं वहां से आया और मेरे गांव में तब स्कूल भी नहीं था। मैं दूसरे गांव में पढ़ने जाता था। तो जो 5वीं तक की स्कूल थी वो आज 5वीं तक की, जहां मैं पढ़ने जाता था, और मेरे गांव में 10th स्कूल हो गई। ये परिवर्तन आया। वो गांव वही है, वो बड़ा गांव मुझसे 4 गुना बड़ा है अभी भी, लेकिन वही 5वीं की स्कूल वहां है। और मेरे गांव में जनसंख्या थोड़ा ज्यादा बढ़ गई, लेकिन मेरे यहाँ गांव में दूसरे गांव के लड़के आने लगे। ये परिवर्तन हुआ। उसी तरह सिंचाई के साधनों, तो इन्हीं सारे प्रसंगों में से अपन दिख रहे हैं।
तब कहाँ लाइट होती थी। लाइट तो मैंने ये बिजली 88, 87 में आई है हमारे गाँव। पूरा अंधकार में रात को हम लोग जाते थे 2-2, 3-3 किलोमीटर। कौन क्या खा लेगा कुछ पता नहीं, कौन लिपट जाएगा पैर में, उसी कीचड़ भरे रास्तों से जाते थे। तो मैंने उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री का दिया। कितने लोगों को उदाहरण दे सकते हैं, किन संघर्षों से लोग आगे बढ़े हैं। तो मैं भी इसी तरह से यात्रा करते हुए पहुंचा, धीरे धीरे पढ़ने लगा, मुझ में कुछ प्रकाश बुलाने लगा। मेरे घर गांव में, मेरे परिवार में और मेरे रिश्तेदारों में कहीं कोई आदमी न उसका कविता से संबंध था, न कहानी से, किसी चीज से कोई संबंध था। अब पता नहीं ये कीड़ा मुझे कहाँ से लग गया, मैं नहीं जानता हूँ। ये कीड़ा लगा और मैं धीरे धीरे पढ़ता रहा और आगे। तो ये मेरी कविता की यात्रा है। एक शिवमंगल सिंह सुमन ने कविता लिखी, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, कि रास्ते चलते हुए जो भी मिला वह भी सही है भी सही। अरे जब ये भी सही वो भी सही तो फिर सही क्या है बताओ। इसे सर्वोदय दर्शन बहुत खराब मैं मानता हूँ। मतलब सबका उदय, यदि पूंजीपति का उदय हो जाएगा तो गरीब का उदय कैसे हो सकता है? मैं आपसे आप प्रश्न पूछ रहा हूं। दोनों का तो नहीं हो सकता, क्यों हो जाएगा? हत्यारे का भी उदय और उस बेचारे गरीब का भी, तो उदय तो किसी एक का ही हो सकता है। बात चाहे कविता में चाहे कही जाए, चाहे कहानी में कही जाए, चाहे जीवन में कही जाए, यदि कोई बात सच है तो उस सच को आप अस्वीकार नहीं कर सकते। तो खाला ने यही कहा था कि क्या बिगाड़ के डर से सच नहीं कहोगे। तो जिसमें सच कहने की ताकत नहीं है उसको कविता वविता कोई खेल तमाशा नहीं है या कोई जादू है, उसको इन सारी चीजों से परे हो जाना चाहिए। अब तो देखते हैं कि सच न बोलना पड़ेगा, और कोर्ट के फैसले आते हैं उसमें सच नहीं रहता। उसमें ऐसा जो शोषण कर रहा है उसी को कह देते हैं कि वो यदि पुनर्विचार कर सके तो अच्छा हो, वो कभी पुनर्विचार करेगा? तो ये दोहरे मापदंड से हमारा जीवन चल रहा है। तो ये दोगलापन हमारे समय में पैदा हुआ है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा संकट का समय है। तो आज हम सभी ने जाना कविता क्या है, कविता कैसी लिखी जानी चाहिए और कविता को लिखने की क्या शर्तें होनी चाहिए। तो चलिए अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे एक नवीन रचनाकार के साथ, नवीन मुद्दों के साथ और नवीन कविताओं के साथ। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ सर, और अगले वीडियो में हम सर की कुछ कविताएं और अन्य रचनाकारों की कुछ कविताएं, उनके जीवन से जुड़ी तमाम बातों को लेकर उपस्थित होंगे एक नवीन वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, और आरंभ का यह आरंभ अनवरत रहेगा। तो आप सभी को भी जय श्री राम।